इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एम्फीबोल ग्रुप में जो जो मिनरल होते हैं ना उसको हम देखने वाले हैं और वो मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे और इसके फॉर्मूला को कितनी इजीली तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ऑलरेडी ये डायग्राम देखा होगा लेकिन अभी किसी को याद नहीं होगा। अगर मैं किसी को एक्टिनोलाइट का फॉर्मूला पूछ लूं तो शायद ही 50% लोग बता पाए, 50% नहीं बता पाएंगे। एक बार ये वीडियो देखो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब फॉर्मूलाज या फिर मिनरल्स को। तो प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहे इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था एम्फीबोल के जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ऑलरेडी लास्ट वीडियो आपने देखा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ए साइड पे क्या होता है, Na होता है, बी साइड पे Na Zn Li Ca Mn Fe2 और Mg होता है। ओके, सी साइड पे Mg Fe2 प्लस Mn Al Fe3 प्लस Ti Zn Cr एंड जो टेट्राहेड्रल साइड होता है उसपे Si Al एंड Ti होता है। ओके, तो देखो अब क्या है कि यही सारे जो है ये कैटायंस हैं, इतने ही कैटायंस मिलके जो है सारे एम्फीबोल ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स को बनाते हैं। बस उसका क्या है कि जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है। तो इसी कॉम्बिनेशन में ये सारे कैटायंस फिट होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एम्फीबोल मिनरल्स को बनाएंगे। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो पहले हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन किसके किसके केस में हो सकता है, ये सोडियम और कैल्शियम के केस में होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, फेरस आयरन एंड मैग्नीज के केस में हो सकता है। इन तीनों और सोडियम एंड कैल्शियम में कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब किसी भी मिनरल में ये तीनों है तो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे कंप्लीट तरीके से। ओके, अब लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके किस में होता है, फेरिक आयरन एंड एल्यूमिनियम के बीच में। इसके अलावा टाइटेनियम एंड सी टाइप ऑफ कैटायन। अब सी टाइप ऑफ कैटायन क्या है, ये वाला जो ऑक्टाहेड्रल वाले थे कैटायन, इसी को सी टाइप ऑफ कैटायन बोलते हैं, जो कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। एंड पार्शियली सब्स्टिट्यूट कौन होगा, सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन को कौन करता है, Al करता है। और पार्शियल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, ये जो हाइड्रस वाले एलिमेंट है इसमें होगा। ये तीनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं पार्शियली। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिप्लेसमेंट कह लो, सब्स्टिट्यूशन कह लो या फिर पार्शियल या कंप्लीट, जो डिपेंड करता है बी ग्रुप कैटायंस पे। बी ग्रुप कैटायंस कौन से होते हैं, दिस इज द बी ग्रुप कैटायंस। फॉर्मूला हमेशा आप याद रखेंगे। तो इसको कौन सा एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है उस बेसिस पे एम्फीबोल को चार ग्रुप में बांटा गया है। द आयरन मैग्नीशियम मैग्नीज एम्फीबोल ग्रुप, कैल्सिक एम्फीबोल ग्रुप, सोडिक कैल्सिक एम्फीबोल ग्रुप एंड सोडिक एम्फीबोल ग्रुप। ओके, अब हम देखते हैं आगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने पायरोक्सिन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे तीन मेजर एलिमेंट जो कैटायंस है वो क्या है, Ca है, Mg है और Fe है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, एंथोफिलाइट बना। एंथोफिलाइट जैसे कि हम मैक्सिमम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो Mg रिच वाला जो होगा वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है। मैंने आपको पायरोक्सिन वाले में भी बताया था। ओके, तो यहाँ पे जो एंथोफिलाइट है उसका फॉर्मूला देखो। अगर आपको ये जो जनरल फॉर्मूला याद है तो इसको आसानी होगी समझने में। देखो अब ये Mg7Si8O22OH2, अभी यहां से यहां तक देखो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। तो Si8O22OH का होल 2 आपको किसी भी फॉर्मूला में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल चेन सिलिकेट है, 4:11 का रेशियो होता है टेट्राहेड्रा में SiNO का, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मूला में कॉमन है। अभी देखो अब क्या बच गया यहाँ पे, एंथोफिलाइट क्या होता है, Mg रिच होता है, ग्रुनेराइट जो होता है Fe रिच होता है। तो अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, तो Mg7 है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो Mg7 है तो फॉर्मूला में देखो क्या होता है, ए साइड क्या होता है मैंने बताया आपको, बी साइड पे क्या होता है, या फिर ये 6 फोल्डेड हो गए या फिर 8 फोल्डेड हो गए। तो बी में क्या है कि बी में देखो, बी में भी आपका Mg है, ठीक है, तो ये क्या था, Mg2 था। ओके, और फिर जब आप नेक्स्ट जाओगे सी की तरफ, C5 है, तो सी में भी आपका Mg है। ओके, तो ये क्या हो गया, Mg5 हो गया। क्योंकि ये दोनों ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि ये वाला साइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है, तो इसलिए इसको ऐसे सीधा लिखा गया Mg7।
तो Mg7 यहाँ से आया, Mg7 बना, फिर नेक्स्ट बाकी के आपको याद है वो आराम से लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है कि Mg रिच वाला जो एम्फीबोल होता है वो कौन सा आता है, दैट इज एंथोफिलाइट। एंथोफिलाइट याद है तो फॉर्मूला इजी से आप लिख सकते हो। आई होप अब आपको समझ में आएगा। सिमिलरली वही केस होता है ग्रोनेराइट के साथ, यहाँ पे ये एफी रिच होता है तो एफी के साथ भी वही फंडा है। देखो एफी यहाँ भी है, एफी यहाँ भी है, तो सिमिलरली वही 2:5 का रेशियो था तो 7 आ गया, ये आ गया। अब देखो बीच में है इसका क्यूमिंगटोनाइन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूमिंगटोनाइन में क्या होता है, जैसे इस तरफ बढ़ जाएंगे हम, है ना, जो उसका सॉलिडस वाला मैंने आपको बताया था पायरोक्सिन में भी, सिमिलरली इसी में जब इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मेल्ट जो है वो एफे रिच होता जाएगा और एमजी वाला क्रिस्टलाइज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि Fe2 आ गया, Mg5 आ गया, तो इस कंपोजिशन पे जब पहुंचेंगे तो ये क्या बनाएगा, क्यूमिंगटोनाइट बनाएगा। तो एंथोफिलाइट, क्यूमिंगटोनाइट, ग्रोनेराइट, ये तीनों यहाँ पे बनते हैं। आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला इजीली आपको याद रहेगा। अब देखो, अब देखोगे यहाँ पे ये गैप बन रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं है ना। तो यहां से यहां तक एंथोफिलाइट से लेके क्यूमिंगटोनाइट के इस फॉर्मूला तक जो है वो क्या बनाता है, वो ऑर्थोरम्बिक एम्फीबोल बनाता है। ठीक है, इसलिए ये अलग है। ये क्या बनाता है, ऑर्थोरम्बिक एम्फीबोल बनाता है, ये याद रखेंगे। अभी देखो क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है ना एंथोफिलाइट और क्यूमिंगटोनाइट के बीच, ये यहाँ पे क्या होता है, इंटरग्रोथ होता है बिटवीन एंथोफिलाइट एंड क्यूमिंगटोनाइट। तो देखो इसी तरह के कुछ होते हैं ना जो कि हमें किसी भी रॉक में टेक्सचर दिखता है ना। तो यहाँ एंथोफिलाइट और क्यूमिंगटोनाइट के बीच एक इंटरग्रोथ होता है जो कि फिर हमें टेक्सचर के फॉर्म में भी मिलता है। तो देखो मिनरल समझोगे तभी तो, उससे दो डिफरेंट मिनरल जब आपस में मिलते हैं तो वो डिफरेंट तरह के टेक्सचर देते हैं, फिर वो रॉक बनाते हैं। तो प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि रट्टा मारना। ठीक है, इस तरह से फिर इस तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेनाइट बन गया। अब देखो, अब ये वाला जो है टॉप वाला, ये सीए रिच, कैल्शियम रिच एम्फीबोल है, जो कि अब ये इसको इस तरह से लिखा गया है, ऊपर एक्सटेंड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोजिशन होता है सीए वाला कैल्शियम रिच एम्फीबोल, दैट इज हाइपोथेटिकल। ये प्योर कैल्शियम एम्फीबोल नहीं होता, दैट इज हाइपोथेटिकल होता है, इसलिए ये आगे एक्सटेंड इसके टैंगल को नहीं किया जाता है। तो जो इतना ही होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीबोल क्वाड्रिलेटरल, है ना। अगर एम्फीबोल क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए तो आप यहीं से 50% से बनाओगे, ऊपर बस इतना लिख के छोड़ दोगे। अभी देखो, अब जैसे कि ये देखो 50% है, 40-30, तो इस कंपोजिशन पे जैसे आओगे तो अपन क्या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये 30% पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सेम पायरोक्सिन की तरह। अब देखो Mg5 है ना, यहाँ पे Ca2 आया। Ca2 कहाँ से आया, ये वाला Ca2, जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो Ca का कंपोजिशन जो होगा, Ca का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो ये जो Mg2 था ना, इसको क्या किया, Ca2 ने रिप्लेस कर दिया, है ना। तो Ca2Mg5 ये बना यहाँ से फॉर्मूला, बाकी वही सेम है, Si8O22OH का होल्ड। आई डोंट थिंक कि आपको ट्रिमोलाइट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बस पता होना चाहिए ट्रिमोलाइट किस तरफ है, जो Ca रिच वाला है और Mg रिच वाला है उसके बीच में बनता है ट्रिमोलाइट। तो Ca2 हो जाएगा, Mg5 होगा। 2 कहां से आया, मैंने बताया आपको, Mg2 को रिप्लेस करेगा, Mg5 है। सिमिलरली अदर एंड पे जाओ तो ये क्या बनाता है, फेरो एक्टिनोलाइट। फेरो एक्टिनोलाइट, फेरो इसलिए क्योंकि ये Fe रिच होता है। सिमिलरली जो ये Fe2 वाला था, Fe5, तो इस Fe2 को इसने Ca2 ने रिप्लेस किया, Ca2 यहां से आया। ओके, तो इसी तरह से फेरो एक्टिनोलाइट बना। अब देखो यहां से यहां तक कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन होता है ट्रिमोलाइट टू फेरो एक्टिनोलाइट। तो ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ जो मिनरल बनता है ये पूरा, दिस इज एक्टिनोलाइट। तो एक्टिनोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, Ca2 तो होगा ही, साथ में Mg भी होगा आपके, Fe भी होगा, और ये कितने यूनिट होंगे, 5 यूनिट होंगे। बाकी फॉर्मूला सेम है, Si8O22OH का होल 2। बट ये जब आप देखोगे तो इसको जब एक्यूरेटली लिखना चाहोगे आप तो वो कैसा होता है फॉर्मूला, आप बुक में देखोगे तो Ca2, Mg कितने होते हैं, Mg होते हैं यहाँ पे 4.5 to 2.5। अगर Mg इतना है तो Fe कितना होगा, 5 में से माइनस कर दो तो या तो 0.5 होगा या फिर 2.5 होगा, है ना। बाकी फॉर्मूला ये सेम है।
तो यहां से एक्टिनोलाइट बना। अभी देखो इसमें और गौर करने वाली बात है कि अब जब आप देखोगे कि ट्रिमोलाइट और एंथोफिलाइट, मतलब कि ट्रिमोलाइट फेरोएक्टिनोलाइट और एंथोफिलाइट टू ग्रोनेराइट, इनके बीच में कोई सा भी मिनरल नहीं बनता। ये वाला पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं बनता डिफरेंट, जैसे कि पायरोक्सिन के केस में ऑक्साइड बनता था, है ना, और डिफरेंट मिनरल बनते थे, यहाँ पे कोई नहीं बनता। तो क्या होता है इस केस में कि किसी भी रॉक में अगर एंथोफिलाइट मिलेगा ना, तो आपको हो सकता है उसके साथ ट्रिमोलाइट भी मिले, क्योंकि सीधा ये एंथोफिलाइट के बाद ट्रिमोलाइट ही बन रहा है, तो ये दोनों मिनरल एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फेरोक्टिनोलाइट के साथ ग्रेनाइट एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत रेयर होगा कि एंथोफिलाइट के साथ आपको फेरोक्टिनोलाइट देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इन चीजों को समझो ना, तभी तो पता चलेगा कि मिनरल जो कोई रॉक होता है तो उसका कंपोजिशन कैसे होता है। एंथोफिलाइट है तो ट्रिमोलाइट ही उसके साथ क्यों है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है आपको नोटिस करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होता है हमारा। अभी देखो अगेन, जब कैल्सिक एम्फीबोल की बात करें उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉर्नब्लेड। ये भी फॉर्म होता है कि ट्रिमोलाइट और फेरोएक्टिनोलाइट टाइप का ही है, बट इसमें क्या होता है, जैसे एक्टिनोलाइट फॉर्म होता है ना, सिंपल से समझो, तो उसी तरह से हॉर्नब्लेड भी फॉर्म होता है। बट इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे पार्शियल सब्स्टिट्यूशन होते हैं कि इसका होता है Na आ जाता है आपका, या तो ए साइड पे आ जाएगा या M4 साइड पे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे या तो Na आ जाएगा या फिर यहाँ पे Na आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद MnFe एंड Ti फॉर वाई कैटायंस। वाई कैटायंस कौन से होते हैं, ये वाले जो सी टाइप के हैं, इसको वाई कैटायंस भी बोलते हैं, जो कि ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन के कारण आपका हॉर्नब्लेड बनता है। तो हॉर्नब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, हॉर्नब्लेड का फॉर्मूला होता है CaNa2MgFeAl का 5 एंड AlSi8O22। देखो अब तक आपको समझ में आया होगा, तो देख के आसानी से बता सकते हो कि ये जो है Ca को, है ना, यहाँ पे ये जो Ca2 था, इसमें से एक Ca को ना Na ने रिप्लेस किया, तो Na यहाँ से आया एक एलिमेंट, है ना, जो कि एक्टिनोलाइट में नहीं होता है, इसलिए ये एक्टिनोलाइट से डिफरेंट होता है हॉर्नब्लेड। ओके, फिर MgFe तो था ही पहले से, Al यहाँ पे एक नया एलिमेंट आया, Si में भी टेट्राहेड्रा कोऑर्डिनेशन में भी Al ने Si को रिप्लेस किया, तो Al यहाँ पे आया, Al यहाँ पे आया। तो इस तरह से ये हॉर्नब्लेड को बनाता है। हॉर्नब्लेड एक्टिनोलाइट से क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें Na होता है, पोटेशिक होता है, क्योंकि कैल्शियम तो होता ही है दोनों में, बट इसके में Na भी होता है, सोडियम भी होता है, इसलिए हॉर्नब्लेड डिफरेंट है एक्टिनोलाइट से। तो इस तरह से हमारा हॉर्नब्लेड बनता है। नेक्स्ट बात करें हम एल्किली एम्फीबोल की। देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक बार वीडियो आप ध्यान से देखो, उसके बाद जो भी बुक है एक बार उसको रीड आउट करो, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। अब एल्किली एम्फीबोल की बात करें, ये भी दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द M4 एंड A साइड्स पे क्या है आपके। अगेन देखो ये दोनों जो है A और B वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके वेरिएशन पे डिपेंड करता है कि एम्फीबोल के कौन से टाइप का बनेगा, ठीक है। अभी देखो कि क्योंकि एल्कली एम्फीबोल की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह के होते हैं, लो Na एल्कली एम्फीबोल एंड हाई Na एल्कली एम्फीबोल। तो देखो उसमें ज्यादा कुछ पंगे वाली बात नहीं है, कि बस जो ये Na+K वाला होगा ना, Na+K, वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए कितने, 0.5 के। जब ये होगा, और ए साइट पे, जो ए वाला साइट है, ये इस ए साइट पे Na आपका नहीं होगा, तो ये बनाएगा लो Na एल्कली एम्फीबोल। नाम से ही पता चल रहा है लो Na, तो Na लो है तो ए साइट पे Na नहीं है, और एल्कली एम्फीबोल है तो Na+K वो लेस देन 0.5 है। तो ये बस नंबर याद रखना है, बाकी इसके नाम से ही पता चलता है। हाई Na है तो मतलब ए साइट पे Na होगा, एंड ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0.5 होगा Na+K। तो सिंपली इस तरह से दो आपके ये एल्कली एम्फीबोल बन गए। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, अभी देखो ग्लूकोफेन, जैसा कि मैंने बोला सोडियम बेयरिंग एम्फीबोल में ग्लूकोफेन आता है। ग्लूकोफेन बना कैसे, अभी यह देखो ये एंथोफिलाइट था ना, है ना, ऊपर गए तो ट्रिमोलाइट बनाया। अभी जब सोडियम आएगा यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, वही Mg2 को Na2 ने रिप्लेस कर दिया, तो ये देखो वही फॉर्मूला वाला है, Na2 Mg3 Al2। यहाँ पे Mg3 है और Al2 भी है, तो मतलब कि Mg5 जो था उसको Al2 ने एक यूनिट रिप्लेस किया,
तो यहाँ पे Al2 भी आया और Na2 भी आया, ठीक है, इस वाले केस में। तो यहाँ से ग्लूकोफेन बना। सेम सिमिलरली इस साइड पे जाओगे आप, तो सिमिलरली जब फिर इस साइड पे जाओगे आप तो वो क्या बनाएगा, रिबेकाइड बनाएगा। तो रिबेकाइड में Na2 तो है ही, Fe2 प्लस ये 3 यूनिट है, Fe3 प्लस ये 2 यूनिट है, तो 5 हो गई है, ये 2 हो गया, और बाकी फॉर्मूला सेम है। इस तरह से आपका रिबेकाइड बनता है। नेक्स्ट मिनरल है अर्फेप्सोनाइट। तो अर्फेप्सोनाइट में क्या होता है कि देखो, एक Na जो होता है ना वो ए साइड पे है और दूसरा Na क्या है, बी साइड पे है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये सिंगल एग्जांपल अभी तक मिला जिसमें कि ए साइड पे भी कोई कैटायन है, वो क्या है, Na है। तो ये वाला Na क्या होता है, 10 to 12 फोल्ड कोऑर्डिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ये वाला क्या है, ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, 6 to 8 हो सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रली है। तो ये देखो, ये जो मिनरल है इस कंप्लीट फॉर्मूला को डिफाइन करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे डिफरेंट मिनरल कैसे एम्फीबोल ग्रुप में बनते हैं। आई थिंक एक बार बस वीडियो देख लो, ये बस समझने की जरूरत है, ये इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते नहीं है, बट मिनरल कैसे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मिनरल को समझोगे नहीं, रॉक समझ में नहीं आएगा। देखो, मिनरलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, थिकनेस और मेटामॉर्फिक ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।